हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 15th एंड 14th ऑफ मई। सबसे स्टूडेंट्स देखते हैं हमारी आज की क्लास का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो इंडिया में रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। फिर हम समझेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा जो लॉन्च किया गया है हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023, इनके बारे में जानेंगे। थर्ड न्यूज़ क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक नई पब्लिकेशन रिलीज की, इसका नाम है रिपोर्ट ऑन ऑप्टिमल जनरेशन मिक्स 2030 विजन। हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे इंडिया और इंडिया के पावर सोर्स के बारे में, और फ्यूचर में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं वो कैसे दिखेगा। ठीक है। फोर्थ स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी न्यूज़ है ये है रीसेंट बाई पोल्स। देखो, मैं यहाँ पर कर्नाटका के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, वो तो आपने सुना होगा कि वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी पर वो इलेक्शन हार चुके, कांग्रेस वहाँ पर गवर्नमेंट बना रही थी। ये बाई पोल्स हैं, ठीक है। इसमें पंजाब की एक सीट, यूपी, मेघालय, उड़ीसा की सीट्स, ये बाई पोल्स क्या होते हैं, क्यों ये रखे गए, क्यों इन इलेक्शंस के बारे में इतनी बात नहीं हुई, सब समझेंगे। और स्टूडेंट्स, आज की लास्ट न्यूज़ होगी रिसेंटली जो मदर्स डे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ पे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 रिसेंटली स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में हमने इसको सेलिब्रेट किया। 11th ऑफ मई को हर साल होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। और इस साल तो इसको बड़े एक मतलब आप कह लो एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 प्रोग्राम को, ठीक है। असल में 25 साल 25 ईयर्स ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25 साल हो गए कि हम लोग अपनी कंट्री में नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 11 से लेके 14 मई तक बहुत सारे इवेंट्स, काफ़ी सारे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इवेंट्स को हमारी कंट्री में रखा गया, ठीक है। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से जुड़े हैं, जिनकी कॉस्ट 6000 करोड़ के आसपास है, उनको भी दिखाया जाएगा, उनको फीचर किया जाएगा। थीम क्या इस इवेंट का? थीम है स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइट यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो एक छोटी उम्र में स्कूल के टाइम पे बच्चों को साइंस के बारे में बताना, इनोवेशन के बारे में बताना, रिसर्च के बारे में बताना, ये असल में मेन थीम है। आप अभी भी सोच रहे होगे कि ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसका कंसेप्ट कहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बड़ा जल्दी से मैं बता देता हूँ। असल में पोखरान 2 जो कि हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था, जो हमने दूसरी बार किया था, अगर आपको पता हो इंडिया ने आज तक स्टूडेंट्स 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया, एक बार 74 में, एक बार 98 में, ठीक है। इसको बुला लेते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और इसको बुला लेते हैं ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो हमारा जो स्टूडेंट्स दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट था ना, और इनको पोखरन 1 पोखरन 2 भी बुला लेते हैं। ये इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जो राजस्थान में थार डेजर्ट में पोखरान रेंज है, असल में वहाँ ये न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। तो आप देख सकते हो पोखरन 2 क्या थे, हमने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब के जो टेस्ट हैं किए थे इंडियन आर्मी की पोखरन टेस्ट रेंज में। मई मंथ 1998 में इन टेस्ट को यहाँ पर किया गया था। जो पहले टेस्ट है वो थे 1974 में, उसको बुलाते थे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस ऑपरेशन को बुलाया गया था ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो नहीं, सॉरी विजय नहीं, ऑपरेशन शक्ति, मैंने विजय बोल दिया ना, शक्ति था ये ऑपरेशन, ठीक है। ये शक्ति था। और ऑपरेशन विजय तो असल में आपको मैं बताऊं तो वो तो जो गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया गया था वो था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन शक्ति था जो हमने 1998 मतलब पहली बार जब किया 74 में, उसको या तो पोखरान 1 बुला लेते थे या बुलाते थे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दूसरी बार जो हमने किया 98 में, उसको पोखरान 2 बुलाते थे या फिर बुलाते थे ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर है। तो यहाँ से ये डेट आई है 11th ऑफ मई। तो हर साल 11th ऑफ मई को इंडिया में क्या होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया कि 11th ऑफ मई इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बात करी PMIDX मतलब प्राइम मिनिस्टर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसके अंदर हम लोग इंडिया की रिसर्च और डिफेंस में ज़्यादा सारा, खास करके डिफेंस सेक्टर में जो रिसर्च है उसको ज़्यादा सारा प्रमोट करते हैं। और पोखरन 2 तो मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया, ठीक है। तो इस साल 25वीं एनिवर्सरी है, ये इस वजह से इवेंट्स को काफ़ी बड़े स्केल पे होस्ट किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। चलते अपनी सेकेंड न्यूज़ पे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में पहले ये CM थे, अब ये बन चुके हैं यूनियन मिनिस्टर। इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इस टाइम पे जो इनकी मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके अलावा MSME मिनिस्ट्री भी यही संभालते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। इसका हमारा मेन मोटिव है जीरो कार्बन एमिशन गोल अचीव करना।
जैसे आपको पता है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2070 तक इंडिया एक नेट जीरो कार्बन इमिटर बने। मतलब हमारा सिंपली अगर आपको समझाऊं, हम ना CO2 का रिलीज कम से कम करना चाहते हैं, ये हमारा मेन मोटिव है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी, हम जान लेते हैं। हरित सागर, जो संस्कृत में इसका मतलब होता है ग्रीन ओशन, ठीक है। असल में इंडिया के पोर्ट्स को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना ही यहाँ पर मेन मोटिव है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो उसको पोर्ट्स तक लेके जाना, वहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको शिफ्ट कर देना रिन्यूएबल एनर्जी पे, ये सब मेन यहाँ पर पॉइंट्स है, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीन पोर्ट डेवलपमेंट, मतलब ये तो ठीक है, आपको समझ में लगता है। मिनिमाइज वेस्ट टू रिड्यूस रीयूज रिपर्पस 3 R's को यहाँ पर फॉलो करना, ठीक है। To establish a rating system for assessing and benchmarking environmental performance of various ports, जैसे हम कहते हैं ना कि ये AC 5 स्टार है, ये AC 3 स्टार है, ऐसी पोर्ट्स को भी एक रेटिंग देना, ठीक है। To incentivize and recognize the ports that achieve high standards of environmental excellence, मतलब जो पोर्ट्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट्स भी देना। चैलेंजेस क्या सामने आएंगे हमारे? सबसे पहले तो अवेयरनेस की काफ़ी कमी होगी बहुत सारी चीज़ों पे, और नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। फिर कोऑर्डिनेशन, सीधा ऐसा नहीं कि एक पोर्ट जो है वही सब कुछ करने लग जाए, उसको कहीं से बिजली आती होगी, कहीं से पावर आती होगी, उन सबको भी लूप में लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पोर्ट्स को लेकर ना हमारा शायद बहुत सारा डाटा भी क्लियर नहीं है, हमको मतलब ये भी समझना पड़ेगा कि कौन से पोर्ट्स में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से आ रही है, कौन सप्लाई करता है, वो सब चीज़ों की ज़रूरत है। और फिर जैसे बाकी जैसे शहर वगैरह में ये सब करना थोड़ा इजी है। पोर्ट में क्या है कि आपको इसको मॉनिटर करना, वहाँ पर प्रॉपर टीम्स वगैरह बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चैलेंजेस है, अगर हमने इन पे काम कर लिया तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये हमारे पोर्ट्स को भी ग्रीन बना देंगी। रिसेंटली अवार्ड भी दिए गए, इन अवार्ड में बताया गया कि कौन सा पोर्ट इंडिया में, जैसे कार्गो हैंडलिंग में दीनदयाल पोर्ट सबसे आगे है, उसके अलावा शिप बर्थडे आउटपुट में पारादीप सबसे आगे। आप देख सकते हो जो रिसेंट हमारे पोर्ट्स को अवार्ड दिए गए वो भी देख सकते हो। और इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट जैसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट आपको कांडला में मिलेगा, फिर मुद्रा पोर्ट बहुत बड़ा है, पोरबंदर है, भावनगर, भरूच, सूरत, वेरवल है, फिर JNPT है, उसके बाद रत्नागिरी, पांजी, मोरमगऊ, मंगलुरु, कोच्चि, अजुपे, फिर उसके अलावा आपको तूतीकोरिन मिलेगा, आपको नागापट्टनम मिलेगा, चेन्नई, इन्नौर, कातुपली है, कृष्णपट्टनम है, मच्छीपट्टनम है, कन्नीकारा है, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। अभी आपको अंडमान निकोबार में फ्यूचर में 2 बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। इन पोर्ट से इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या बाकी सब चीज़ें, हमको एनर्जी मंगवाना, इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स वो सब पूरा कर पाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपनी थर्ड न्यूज़ पे। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है, उन्होंने रिसेंटली, आप कह लो कि इंडिया इस टाइम पे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, वो किस सोर्सेज से बना रहे हैं, फ्यूचर में क्या सोर्सेज हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्ट टाइटल करी है, उसी को हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोल, गैस, न्यूक्लियर, लार्ज हाइड्रो, रिन्यूएबल, सबके बारे में बात की कि हम समझ लेते हैं उसको, ठीक है। तो असल में ये एक अपडेटेड वर्जन है एक रिपोर्ट का जो 2020 में पब्लिश की गई थी। इसका टाइटल था रिपोर्ट ऑन ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी मिक्स फॉर 2029-2030। ये जो रिपोर्ट है ना, ये हाईलाइट करती है कि क्या चीज़ें इंडिया को अपग्रेड करनी पड़ेंगी, कैसे हमको फ्यूचर में जाना पड़ेगा, कोल का इस्तेमाल कैसे रहना चाहिए, ठीक है। हमारा जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है 2022-2027, उसमें भी बहुत सारे अपग्रेड्स रिकमेंड किए गए हैं, क्योंकि देखो मेन सबका फोकस ये है कि CO2 का रिलीज कम करो, इंडिया को ज़्यादा ग्रीन बनाओ। CO2 ग्रीन हाउस गैस है, अगर ये हमने ज़्यादा रिलीज कर दी तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देगी हमारे लिए। देखो आपको बड़े सिंपल सी एक चीज़ समझाता हूँ। हम जब भी कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल कुछ भी बर्न करते हैं ना, CO2 का रिलीज होता है। CO2 जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है ना, वो एक ब्लैंकेट की फॉर्मेशन करने लग जाती है, जिसकी वजह से अर्थ गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग कम करना चाहते हैं, आपको CO2 का रिलीज कम करना पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस इस टाइम पे हमारे लिए CO2 ही है। और CO2 कब रिलीज होगा? जब कोल, पेट्रोल ये सब बर्न ज़्यादा होते हैं, तो बस उन्हीं को कम करना है। जैसे आप देख सकते हो कि कोल का जो शेयर है हमारी कंट्री में, ठीक है, मतलब हमारी कंट्री की पावर सब में, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसको कम करना एक बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पर अगर आप देखो अभी हम कहाँ पर हैं और हमको जाना कहाँ पर है, किस तरह से सोलर एनर्जी को ऑलमोस्ट हमको 3 से 4 गुना कर देना अगले कुछ सालों में, ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है।
लार्ज हाइड्रो जो है, देखो सुन, लार्ज हाइड्रो इन सब में क्या होता है, बड़े बड़े डैम्स वगैरह, इसमें ना बहुत तेजी से बढ़ा नहीं सकते, इसको टाइम लगता है सब, तो इसको बढ़ाना है। पर हाँ, ऐसा नहीं कि हम कहें कि बहुत ही नंबर्स ही बढ़ जाएंगे। विंड जनरेशन पे ध्यान देना है, पर अभी मेन फोकस सोलर पे, विंड पे हमारा अभी आप कह सकते हो इतना फोकस नहीं, फ्यूचर में जाके विंड और टाइडल पे हमारा ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब आपको थोड़ा सा अपडेटेड डाटा दिखाता हूँ, देख सकते हो कि अप्रैल मंथ के हिसाब से अपडेटेड है। हमारी कंट्री में सुन, जितनी भी पावर की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, हमारी जनरेशन कैपेसिटी, उसमें से सेंट्रल सेक्टर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ आता है वो 24% के आसपास बना रहे हैं। स्टेट सेक्टर के अंदर जो कुछ आ रहा है वो आप कह रहे हो 25.5 के आसपास बना रहे हैं। सेंट्रल स्टेट मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है। आधी एनर्जी आज भी हमारी कंट्री में प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कुछ एनर्जी जनरेशन के प्लांट्स वगैरह आते हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल जो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में बिजली वगैरह बन रही है, अगर हम उसमें देखें फॉसिल फ्यूल, तो ऑलमोस्ट 60% से थोड़ा सा कम, वैसे ये पहले पूरा ही 60 होता था, अब इसमें थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है, 57.7% के आसपास आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट पूरी अपडेटेड है, मार्च के एंड तक है, तो इसमें इतने जल्दी कुछ चेंज होता नहीं है। 57.7% हमारी आज भी जो टोटल बिजली वो बन रही है फॉसिल फ्यूल से। 49.3 कोयले से, लिग्नाइट भी ऑलमोस्ट फॉर्म ऑफ कोयला ही होता है, गैस मतलब नेचुरल गैस है 6%, डीजल तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो आप मान के चलो कोयला ही है जो सबसे ज्यादा हमारी फॉसिल फ्यूल है जिससे बिजली बना रहे हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो उसमें टोटल हम लोग 41.3% जो है रिन्यूएबल से बना रहे हैं। उसमें हाइड्रो है, विंड सोलर है, ठीक है। अब विंड सोलर में अगर आप देखो तो सोलर विंड से बहुत आगे निकल चुका है, वैसे तो सोलर हाइड्रो से भी आगे निकल चुका है अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो है, वेस्ट टू एनर्जी, ये सब है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिन्यूएबल का, ये हो गया नॉन रिन्यूएबल का, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियर, ठीक है। तो अगर आप इस सबको जोड़ दोगे तो टोटल आपका बन जाएगा 100। और जो न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर इसको हम लोग कई बार जो रिन्यूएबल है उसी में डाल देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर में ऐसा कोई खास वेस्ट वगैरह जनरेट होता नहीं है। तो ये सारे फॉसिल फ्यूल्स में हम जोड़ देते हैं और ये सब हम जोड़ देते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। आई होप आप इस पूरी चीज को यहाँ पर समझ पाए। फोर्थ न्यूज, तो स्टूडेंट्स बायपोल्स क्या होता है, जैसे मान लो आज इलेक्शन हुए, कोई भी मान लो लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, और अब 5 साल के बाद इलेक्शन होने, ठीक है। हुआ क्या कि पहले साल में किसी एक सीट पे ना जो इंसान थे उनको असल में रिजाइन करना पड़ गया, या फिर मान लो उनकी डेथ होगी तो वो अपनी सीट कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। अब ऐसा तो नहीं है कि अगले ऑलमोस्ट 4-4.5 साल तक ये सीट खाली रहेगी, क्योंकि जिन लोगों ने सीट पे अपने कैंडिडेट को चुना था वो लोगों ने ये कहा था कि चलो हमारा कैंडिडेट जाएगा और पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे लिए बात करेगा, हमारे पॉइंट्स रखेगा। अगर वो सीट ही खाली रहेगी तो आपकी तो बात ही कोई नहीं रख पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जब भी, चाहे इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही अगर सीट खाली होती है तो स्टूडेंट्स उसमें फिर से इलेक्शन करो और उस सीट को भरो। यही होते हैं बायपोल्स। तो रिसेंटली बायपोल रखे गए। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी पंजाब में, और 4 असेंबली जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स थी वो थी यूपी में, मेघालय और उड़ीसा में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी पंजाब में, क्योंकि सीधे पार्लियामेंट जाना था इन लोगों ने, और यूपी मेघालय और उड़ीसा के जो लोग थे इन्होंने जाना था अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक। बायपोल्स, इनको बाय इलेक्शन भी बोलते हैं, स्पेशल इलेक्शन भी बोलते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन, इलेक्शंस जो कि वेकेंट सीट्स को भरने के लिए हमारी कंट्री में किए जाए। तो अगर किसी कारण से कोई सीट खाली होती है उस टाइम पे जो इलेक्शन किए जाए वो होते हैं बायपोल्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्टोरल साइकिल का, डेमोक्रेसी का, क्योंकि अगर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव अपने ऑफिस में मतलब नहीं वो काम कर पा रहा, ठीक है, उसने रिजाइन कर दिया, तो फिर वो ऑफिस खाली छोड़ना तो एक बिल्कुल भी मतलब नॉन सेंसिबल बात है कि अब तो इलेक्शन 5 साल बाद आएंगे तभी इसको भरेंगे, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है। बायपोल्स आर कंडक्टेड व्हेन अ सीट इन द लेजिस्लेटर बिकम्स वेकेंट ड्यू टू अ रीजन सच एज डेथ, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाती है कि इंसान ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिससे इलेक्शन लड़ा था वो छोड़ने की कोशिश करी। बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, रिजाइन हो सकता है। मतलब सिंपली अगर वो इंसान अपना मतलब जिस सीट के लिए उसको लोगों ने इलेक्शन वोट किया, अगर वो उस सीट पे बैठ के काम ही नहीं कर रहा तो फिर उस सीट पे री इलेक्शन करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 151A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन को जो खाली सीट्स हैं, ठीक है, वैकेंसीज हैं ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर्स, ये भर देनी चाहिए बाय इलेक्शंस, ठीक है। बाय इलेक्शंस को तो उनको भर देना चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। तो जिस दिन वो इंसान छोड़ कर गया उसके 6 महीने के अंदर ये कर देना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर इन रिलेशन टू वैकेंसीज 1 year और मोर। तो जैसे मान लो ये इंसान जो है ये सीट छोड़ के गया, और जैसे मान लो कोई इंसान जो है वो आज लोकसभा की सीट छोड़ के चला जाता है, और लोकसभा के इलेक्शन कब है, ऑलमोस्ट 1 साल से कम बचा है।
1 साल से कम टाइम बचा है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर वो इंसान जो छोड़ के गया उस सीट पे जो री इलेक्शन है वो 1 साल से ज्यादा टाइम बचा है, ठीक है, जब एग्जैक्टली वो इंसान छोड़ के गया या नहीं अपना ऑफिस संभाल पा रहा। जैसे मान लो एक इंसान है, उसने 31 मार्च 2023 को वो अपना ऑफिस नहीं संभाल, मतलब उसने छोड़ दिया या उसकी डेथ जो भी है, ठीक है। और वो लोकसभा का एमपी था, वो लोकसभा, ठीक है। अब लोकसभा के इलेक्शन कब है एग्जैक्टली तो डेट नहीं पता, पर ये पता है कि जो मई का महीना होता है ना, मई जून, इसी टाइम पे होता है, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम है, तो इस सीट के लिए स्टूडेंट्स इलेक्शन हो जाएंगे। पर मान लो एक इंसान है, उसने अपनी सीट छोड़ दिया अगस्त 2023 में, और अब उस सीट के लिए इलेक्शन जो वो 1 साल से कम टाइम बचा है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स री इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, अगस्त में कोई छोड़ के चला गया तो सेम ही दिन तो आप इलेक्शन करवाओगे नहीं बाई पोल्स, आपको कुछ दिन लग जाएंगे बाई पोल्स कराने में, रिजल्ट आएगा। फिर जिस इंसान को आपने बिठाया उसको तो कुछ महीने भी नहीं मिलेंगे, वो तो ठीक से कुछ काम ही ना कर पाए। तो अगर कोई इंसान अपनी सीट छोड़ के जा रहा है, उस सीट के लिए जो वापस से इलेक्शन होने थे, जो प्रॉपर इलेक्शन होने थे, अगर उसमें 1 साल का टाइम बचा है तो फिर आपको ये इलेक्शन कंडक्ट करवाने और इसके लिए 6 महीने का टाइम होता है। अगर आप ऐसा मान लो कि 2024 में जब लोकसभा इलेक्शन हो, तो एक इंसान 2024 के एंड में दिसंबर 2024 में वो अपनी सीट छोड़ के चला गया, ठीक है। अब तो अगले इलेक्शन तो 2029 में आएंगे, बहुत टाइम बचा हुआ है। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या चीज़ है कि दिसंबर में वो छोड़ के गया, अब आपके पास 6 महीने, मतलब आप जनवरी से लेके जून तक, ठीक है, जनवरी से लेके जून 2025 के बीच में उसका इलेक्शन कंडक्ट करवा दो। 6 महीने का टाइम है, आप इलेक्शन कंडक्ट करवा दो यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को थोड़ा समझ पाए, और आई होप आप ये भी समझ पाए कि जो बाय पोल्स है किस तरह से होते हैं। अब जौन सी स्टेट में बाय पोल्स थे, एक में थे पार्लियामेंट के लिए, बाकी में थे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। तो आप विंस जलंधर एलएस सीट, बीजेपी अलायंस, अपना दल एंड यूडीपी बता रहे हैं कि किस किस ने कौन कौन सी, आप देख सकते हो ये लाइन में सब लिखा हुआ है। तो जलंधर लोकसभा में आम आदमी पार्टी, वैसे कांग्रेस की सीट थी, जो उनके जो कैंडिडेट थे ना संतोख सिंह चौधरी, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, ठीक है। तो यूपी में बीजेपी का जो लाया अपना दल वो जीता, मेघालय में यूडीपी की जो सीट थी वो जीत गई, और बीजेडी जीता उड़ीसा में, ठीक है। आगे चलते स्टूडेंट्स आज की हमारी लास्ट न्यूज़ पे, मदर्स डे 2023। तो मदर्स डे स्टूडेंट्स एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है, ठीक है। हर साल इसको दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल ये सेलिब्रेट किया गया ऑन 14 मई, ठीक है। हर साल जो स्टूडेंट्स इसकी डेट है ना वो सेम 14 मई नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। असल में सेकेंड संडे ऑफ मई मंथ के हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया था, तो हर साल जब मई मंथ का सेकेंड संडे आएगा तभी मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो एक डेट नहीं है। अगर हम बात करें ओरिजिन्स की, तो ओरिजिन्स ऑफ मदर डे जो है वो एंशिएंट ग्रीस के टाइम से देखा जा रहा है, ठीक है। तब असल में फेस्टिवल ऑफ रिया या मदर ऑफ द गॉड्स ये सेलिब्रेट किया जाता था मिड मार्च में। जो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस है उन्होंने आगे जाके इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। उन्होंने आगे जाके एक ऐसा दिन जिसमें मदर मेरी को यहाँ पर ऑनर किया जाएगा, मदर ऑफ जीसस जो है उनको ऑनर किया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इसको मदरिंग संडे बुलाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, पहली बार जब यूनाइटेड स्टेट्स में प्रॉपर मदर डे सेलिब्रेट किया गया था 1908 में, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ी हिस्ट्री रही है इस इवेंट की, आज ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में जितने न्यूज़, जितने टॉपिक मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने काफ़ी कुछ नया जाना। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल